एवरीवन, सो ये हमारी यूपी टीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में हम अपने द्वितीय प्रश्न पत्र प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। ये 2022 का प्रीवियस ईयर है जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ। उसके अलावा 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मैं अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर अपने नोट्स के थ्रू कराऊंगी। उसके अलावा जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो हम इस पेपर से ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त हुआ? तो अनुच्छेद 21A से प्राप्त हुआ है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व तो राज्य का है। ये किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये अनुच्छेद 350A में उल्लिखित है कि ये राज्य का दायित्व है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराएं। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तो जो बाल अधिकार का प्रस्ताव था वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है संघ सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका या फिर स्वतंत्र विषय है? तो जो भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है, मतलब कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। वोट का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? तो वोट का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में भेजा गया था। 1882 से पहले शिक्षा आयोग के अध्यक्ष किसने की अध्यक्षता किसने की? तो ये हंटर ने की थी। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है, तो ये NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो बेसिक शिक्षा जो अधिनियम है वो 1972 में पारित हुआ था, जिसे BEP भी कहते हैं। किस परियोजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी? तो पोषाहार विवरण परियोजना की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1995 में की गई थी। मध्याह्न भोजन का उद्देश्य है, मतलब कि जो मिड डे मील है उसका क्या उद्देश्य है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना। हाँ, ये बात ठीक है। बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, ये बात भी ठीक है। तो अब बच्चों को मिड डे मील दे दिया तो उन्हें भूख ही नहीं लगेगी, तो वो जल्दी घर जाने की भी नहीं सोचेंगे। स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। हाँ, बच्चे क्या होते हैं, मिड डे मील से प्रेरित होकर स्कूल भी आते, तो उपयुक्त सभी जो होगा वो इसका आंसर होगा। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या उपयुक्त सभी। सो ये सभी जो हैं वो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। तो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय योजना का क्षेत्र है वो ग्रामीण है। इसमें बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कराई जाती है जो किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। BEP क्या है? तो BEP क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अभी हमने ऊपर देखा था। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किसने किया? तो शिमला शिक्षा सम्मेलन का जो आयोजन है वो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ पे हमारे 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किए? तो बाल अधिकारों को जो निर्धारण था वो यूनेस्को, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित किए गए थे और इस पर 2005 में संसद द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग बिल पेश किया गया था और 2006 में ये पारित होकर एक कानून बन गया था। बोर्ड के घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए। तो बोर्ड के घोषणा पत्र के गुण, पहला है प्राथमिक स्तर पर हमें मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, इसकी सिफारिश की थी। और उन्होंने कहा था कि माध्यमिक और उच्च स्तर पर हमें शिक्षा का आधार या माध्यम किसे रखना चाहिए? अंग्रेजी भाषा को रखना चाहिए। अब इसके द्वारा शिक्षा को राज्य के अधीन कर दिया गया था। अब शिक्षण प्रदान करने का दायित्व राज्य का था। विभिन्न स्तर के स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई थी बोर्ड के घोषणा पत्र द्वारा। और बोर्ड का घोषणा पत्र आया कब था? 1854 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला तो ये था कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य समस्त भारतीय शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना और उसके लिए राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना था। दूसरा था कि कोठारी आयोग शिक्षा को राष्ट्रीय रूप प्रदान करना चाहती थी।
इसलिए उसने शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार की थी और उस समय जो भी शिक्षा में जो भी बुराइयां थी उसको दूर करने के भी सुझाव प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशपाल समिति के कुल कितने खंड है? तो जो यशपाल समिति है उसके कुल 8 खंड है। पोषाहार विवरण योजना के 2 उद्देश्य लिखें। तो पोषाहार विवरण योजना प्रारंभ कब हुई थी? 1995 में प्रारंभ हुई थी। इसके 2 उद्देश्य ये थे कि बच्चों में जाति और समुदाय के जो भी भेदभाव हैं उन सबको दूर करके उनमें सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देना था और शिक्षा में सबको समान अवसर उपलब्ध कराने थे। और इसके द्वारा हम बालक को डेली 460 कैलोरी या फिर 11 ग्राम का प्रोटीन बच्चों को दिया जाता था, सो डैट जो उनकी शारीरिक विकास है वो भी अच्छे से हो सके और वो विद्यालय आने के लिए प्रेरित हों, विद्यालय में पढ़ें अच्छे से, उनका सर्वांगीण विकास हो। मानसिक विकास तो हो ही रहा है एजुकेशन के थ्रू, लेकिन हम फूड दे रहे हैं उन्हें, एक प्रॉपर नरिशमेंट दे रहे हैं, तो उनका शारीरिक विकास भी अच्छे से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। जो सर्व शिक्षा अभियान है वो कब लाया गया था? 2001 से लेके 2002 के बीच में ये लाया गया था और 2003 तक ये संपूर्ण भारत में अप्लाई हो गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं क्या थी? बच्चों की बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वातावरण को अनुकूलित और सुलभ बनाना। तो ये सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं थी। हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया? देखिए जो हंटर आयोग था वो एक बहुत अच्छा आयोग था, अगर मैं ये धर्म की शिक्षा के बारे में बात करूँ, क्योंकि इसने धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया था और इन्होंने कहा था कि बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और जो देसी शिक्षा में जो पाठ्यक्रम में कोई भी परिवर्तन किए बिना जैसे वो पहले चल रहा था वैसे ही चलने दिया था। और उन्होंने कहा था कि अगर किसी को धार्मिक शिक्षा देनी भी है तो उसके लिए अलग से घंटों का निर्धारण किया जाए, मतलब कि जो स्कूली शिक्षा उसके दौरान वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए, क्योंकि अगर वो स्कूली शिक्षा के दौरान अगर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे के जो विषय का ज्ञान है वो उससे प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPEP परियोजना की 2 कार्य लिखिए। तो DPEP मतलब कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य सभी को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना है। यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण बनाने के लिए शुरू किया गया था। निरक्षरता को मिटाना है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, सामाजिक असमानताओं को दूर करना, वंचित समूहों की लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि को की सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था कराना है। तो ये DPEP के कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशनरी स्कूलों की 2 विशेषताएं बताइए। तो मिशनरी स्कूलों की विशेषता, इसमें शिक्षा का जो माध्यम होता था वो अंग्रेजी भाषा हुआ करती थी। इसमें ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती थी। विद्यालय का समय निश्चित होता था और आज के टाइम पे जो विद्यालय शिक्षा चलती है उसका जो आधार था या फर्स्ट टाइम उसको जो अप्लाई किया था वो मिशनरी स्कूलों ने ही किया था। बालक को पुस्तक व लेखन संबंधी सामग्री निःशुल्क रूप में प्रदान की जाती थी। इसके अलावा जो छात्र गरीब होते थे या फिर मेधावी होते थे उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती थी। इसमें पढ़ाई जाने वाली जो भी शिक्षा होती थी वो आधुनिक शिक्षा हुआ करती थी और योग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने किसने की? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में कब हुई थी? 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। तो उन्होंने क्या है धार्मिक शिक्षा को स्कूल में पढ़ाने के लिए मना कर दिया गया था, मतलब कि अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, कि ये नहीं कि हमें धार्मिक शिक्षा स्कूल में पढ़ानी ही पढ़ानी है, वो ये बात नहीं कह रहे थे। उसके अलावा धार्मिक शिक्षा के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि अन्य विषयों का अध्ययन जो हो वो बाधित ना हो। किस वर्ग की शिक्षा के लिए छनाई का सिद्धांत लागू किया गया? तो उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। ये जो सिद्धांत था वो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इस सिद्धांत में क्या था कि केवल उच्च वर्ग के लोगों को या फिर मध्य वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा उनसे छन छन की मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन शिक्षा नीति के दोष बताइए। तो नवीन शिक्षा नीति के दोष, पाठ्यक्रम को काफ़ी व्यापक बना दिया गया है। इसमें कई नए कौशल और विषयों को शामिल किया गया है। अतः अब पाठ्यक्रम कैसा हो गया? बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो छात्रों और शिक्षक दोनों पर अधिक बोझ डाल सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया तो छात्रों को भी इतनी चीज़ें याद करनी है, समझनी है और शिक्षक को भी पढ़ानी है, तो दोनों पे बोझ बढ़ सकता है।
उसके अलावा मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव हुआ है। अब सतत एवं निरंतर मूल्यांकन प्रणाली आ गई है, जिसके द्वारा बार बार परीक्षाएं होंगी। तो इससे क्या होगा कि बच्चे में मानसिक दबाव बढ़ सकता है कि बार बार परीक्षा हो रही है, अरे कल ही तो मैंने परीक्षा दी थी, अब दोबारा परीक्षा दूँ, तो उसमें मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य राममूर्ति समिति की 2 सिफारिशें लिखिए। तो आचार्य राममूर्ति समिति की 2 सिफारिशें निम्न प्रकार हैं। पहला है, बालकों के शिक्षण कार्य उनकी मातृभाषा द्वारा करना चाहिए। बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अन्वेषण जांच करने के अवसर देने चाहिए। तो ये उनकी 2 सिफारिशें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1608 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, सन 1813 और 1833 के आज्ञा पत्र क्या है? तो 1813 का आज्ञा पत्र, इसमें क्या था, धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान कर दी थी। शिक्षा पर खर्च, अब क्या कहा था कि इस आज्ञा पत्र ये घोषित कर दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। पहले तो इन्हें धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी थी, शिक्षा का खर्च, और एक और चीज हुई थी जो था प्राच्यवाद और पाश्चात्य का विवाद। इसी आज्ञा पत्र के बाद भारत में ये विवाद उत्पन्न हो गया था। इसमें एक ओर तो भारतीय संस्कृति और शिक्षा की सुरक्षा की बात की जा रही थी, और दूसरी ओर जो यूरोपीय शिक्षा और मूल्यों को अपनाने के बीच में जो टकराव था, उसी की वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ था कि भारतीय कहते कि नहीं, हम अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यूरोपीय आके अपनी अपनी शिक्षा थोप रहे थे, ना 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 ऐसे पढ़ो अंग्रेजी को पढ़ो। तो फिर ये विवाद उत्पन्न हो गया। अब 1833 के आज्ञा पत्र में क्या था? पहली बात तो इसमें क्या है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। इस आज्ञा पत्र द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो भी व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। 1813 द्वारा भी उसका एकाधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन चाय की जो व्यापार था उस पर उसको छूट दे दी गई थी कि उस पर भी उसका एकाधिकार था, लेकिन इसके द्वारा सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ आया था। लॉर्ड मैकाले में शिक्षा नीति में पूर्णतः परिवर्तन कर दिया था। अब शिक्षा का जो आधार था या माध्यम था वो उसने हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को बना दिया था, और वो पाश्चात्य शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था और भारतीय संस्कृति की अवहेलना कर रहा था। इवन वो जो भारतीय संस्कृति के जो स्कूल थे उनको बंद करने तक की वकालत कर रहा था और कह रहा था कि केवल स्कूलों में पाश्चात्य शिक्षा और मूल्यों को ही पढ़ाया जाए। भारतीयों के लिए सिविल सेवा नौकरी का मार्ग खुल गया था। इस आज्ञा पत्र द्वारा अब क्या हो गया था, भारतीयों को भी ये अनुमति मिल गई थी कि वो सिविल सेवा परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारी शर्तें थीं। और जो एग्ज़ाम हो रहा था वो इंडिया में आयोजित ही नहीं हो रहा था, लंदन में आयोजित हो रहा था, तो भारतीयों को वहाँ तक जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, भारतीय शिक्षा नीति, दूसरी भारतीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में आई थी। उस उस शिक्षा नीति के आधार पर ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक नीति थी, और ये कब चलाया गया था? 1987 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं, सबसे पहले ये थी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, स्कूलों को शिक्षा का संचालन करने के लिए जो न्यूनतम संसाधन है वो उपलब्ध कराना, शिक्षकों का प्रशिक्षण करना। एक छोटा सा फ्लोचार्ट बनाए यहाँ पे। प्राथमिक शिक्षा में सुधार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ये उद्देश्य थे। मानव और भौतिक संसाधनों में वृद्धि करना, शिक्षण सामग्री का प्रावधान करना, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों पर ध्यान देना। तो ये सब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? ये भारत सरकार की एक परियोजना थी जो कि 1994 में प्रारंभ हुई थी। बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण व समावेशीकरण करना था। प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, पहला तो ये था कि प्राथमिक शिक्षा को सुलभ व व्यवहारिक बनाना, लैंगिक असमानताओं को दूर कर सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, बेसिक शिक्षा में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा आधे में छोड़ने से रोकना और बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो बेसिक शिक्षा के क्या क्या विशेषताएं थी? पहली बात तो ये थी कि वो प्राथमिक शिक्षा को सुलभ व व्यवहारिक बनाना चाहती थी, और जो भी समाज में असमानताएं थी उनको दूर करना चाहती थी। समुदाय का जो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण था उसका विकास करना चाहती थी, और क्या बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। कुछ बच्चे जो होते हैं वो ड्रॉप आउट करके चले जाते हैं स्कूल को बीच में ही, उसको रोकना चाहते थे। ये सब उसके उद्देश्य थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान क्या था? संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत करने का उद्देश्य भारत में व्याप्त निरक्षरता का उन्मूलन करना था और सभी को साक्षर बनाना था। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत अब 9 करोड़ से भी अधिक लोगों को साक्षर बनाया जा चुका है। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत उत्तरदायी अधिकरण निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है नीति और नियोजन, स्वैच्छिक एजेंसी और गैर सरकारी संगठन, विकासात्मक क्रियाकलाप, अनुसंधान और विकास, मीडिया और सामग्री सहित संसाधन विकास, नेतृत्व प्रशिक्षण, निगरानी एवं मूल्यांकन आदि, ये सभी हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। तो कर्जन ने भारतीय शिक्षा नीति में सुधार व विकास के लिए निम्नलिखित कार्य किए। सबसे पहले तो उन्होंने शिक्षा नीति का ही प्रारंभ कर दिया 1904 ईस्वी में। कर्जन ने नवीन शिक्षा नीति 1904 में प्रारंभ की। इसमें माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च सभी प्रकार की शिक्षा, सभी स्तर की शिक्षा और महिला शिक्षा के लिए सुधार के सुझाव व विकास की नीतियाँ थीं। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन करवाया। इससे प्रांतों की शिक्षा का संचालन करने वाले और मिशनरी स्कूल के प्रतिनिधियों को बुलाया। ये जो सम्मेलन था वो 15 दिन चला, लेकिन इस सम्मेलन में किसी भारतीय प्रतिनिधित्व को नहीं बुलाया गया था, जिस वजह से भारतीयों ने इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। तो 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग का जो मुख्य कार्य था वो विद्यालय के कामकाजों की निगरानी करना था। शिक्षा आयोग। कर्जन ने 1901 ईस्वी में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। इस शिक्षा आयोग का कार्य जो भी मतलब कि कामकाज हो रहे हैं शिक्षा के स्तर पर, उनका मूल्यांकन करना था और उनकी देखरेख करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? इसकी मुख्य 2 लक्ष्य बताइए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे भारतीय बाल श्रम परियोजना। भारतीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना थी। इस परियोजना की शुरुआत 1987 में की गई थी, परंतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का संचालन मतलब ये 1987 में लाई गई थी, लेकिन इसका जो संचालन हुआ था वो 1988 में शुरू हुआ था। इसका संचालन श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है? देखिए, बाल श्रम का मतलब है कि जो बच्चे जो श्रम कर रहे हैं, बाहर जाके काम काज कर रहे हैं, घर पे ही अपने घर पे जो लड़कियां होती हैं वो पूरे दिन झाड़ू पोछा बर्तन कर रही हैं 14 साल से कम उम्र की, तो वो भी बाल श्रम की कैटेगरी में आता है। तो बाल श्रम करने वाले मतलब कि 14 उससे जो उम्र से जो कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कामकाज से हटाकर शिक्षा से जोड़ना है। उसके अलावा किशोरों जो कि किशोर श्रमिक है मतलब कि जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जो खतरनाक कामकाज या खरकानों में लगे हुए हैं, उन्हें इस खतरनाक काम से छुटकारा दिलाना है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPEP क्या है? इसका परिचय दीजिए। तो DPEP मतलब कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1994 ईस्वी में की गई थी। इसके मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करना, समानता और समावेशी का शिक्षा का वातावरण तैयार करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे उनके कौशलों का विकास हो सके और नवीन शिक्षा विधियों से परिचित हो सके, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, वंचित वर्ग और महिलाओं को शिक्षा सुलभ कराना। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी मोस्ट क्या है? सबसे पहले हम पी मोस्ट की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। ये शिक्षकों के लिए सेवारत कार्यक्रम है। ये शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियाँ, सामग्री और बाल मनोविज्ञान के से परिचित कराती है। ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया था। पी मोस्ट के लिए प्रशिक्षण सामग्री को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण सामग्री और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण सामग्री। और पी मोस्ट की रूपरेखा क्या है कि ये बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, शिक्षा की गुणवत्ता को विकास करने का कार्य करती है और विद्यालय व कक्षा का जो भी माहौल है या फिर जो दीवारें हैं उनको आकर्षक बनाने का प्रयास करती है, सो डैट जो बच्चे हों वो शिक्षा के प्रति प्रेरित हों और अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो पी मोस्ट क्या है? सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, क्या है? सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है।
ठीक है। ये शिक्षकों के लिए होता है, सो दैट जो शिक्षक है वो नवीन जितनी भी शिक्षा प्रणालियाँ हैं, बाल मनोविज्ञान है, उन सबको समझ सके। ये एनसीईआरटी द्वारा चलाया जाता है और एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसओपीटी क्या पूरा नाम क्या है? इसके दो मुख्य उद्देश्य बताइए। तो एसओपीटी का जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग फॉर प्राइमरी टीचर। इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन, संगठन, प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? जैसे कि आपको दिख रहा है कि प्राइमरी टीचर है, मतलब प्राइमरी टीचर को तैयार करना है, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करना है। प्राथमिक शिक्षकों को अच्छे से प्रशिक्षण करना ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण विधियों, शिक्षा सहायक सामग्री और कक्षा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कौशलों से। नेक्स्ट है बहु ग्रेड शिक्षण की रणनीति का ज्ञान देना। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करना कि बालकों ने न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर लिया है या फिर नहीं किया है। अगर हम संक्षेप में कहें तो एसओपीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक को बेहतर शिक्षक बनाना और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए। तो हम हेडिंग डालेंगे यशपाल समिति की रिपोर्ट या फिर सुझाव। तो यशपाल समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला था बिना बोझ के शिक्षा। बालक को शिक्षा व्यवहारिक रूप से प्रदान करनी चाहिए। उनको रटने की जो प्रवृत्ति होती है उसका विकास नहीं करना चाहिए, बल्कि बालक को समझ के आधार पर सिखाना चाहिए। बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराना चाहिए सो डैट वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करें। शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की उन्होंने बात की थी। जो बोर्ड होता है वो केवल 12वीं कक्षा में आयोजित कराना चाहिए। 10वीं कक्षा तक जो परीक्षा होती हैं वो आंतरिक मूल्यांकन द्वारा करनी चाहिए, जिससे बच्चों में भय ना बने। शिक्षण विधियों में सुधार करना चाहिए। शिक्षण विधियों में विविधता आनी चाहिए, साथ ही साथ वो रोचक और प्रभावी होनी चाहिए। शिक्षण विधियों में छात्रों को सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी बात की थी प्रोफेसर यशपाल समिति ने। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वे नवीन शिक्षण विधियों, सामग्री और बाल मनोविज्ञान की जानकारी उनको हो जाए और वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। सो यहाँ पे हमारा आज का पेपर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाय एंड हैव अ गुड डे।